अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। लाहौर में आज कलअदम जमातुद दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद के घर के करीब आज धमाका हुआ है। जौहर टाउन में होने वाले दहशतगर्दी की इस कार्रवाई में 3 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हुए हैं। IG पंजाब इनाम गनी का कहना है कि अगर पुलिस की रुकावट ना होती तो गाड़ी हाई वैल्यू टारगेट तक पहुंच सकती थी। यहाँ पर प्रोफेसर हाफिज सईद साहब का भी घर है। इंडियन के वो मोस्ट वांटेड भी समझे जाते हैं। इंटरनेशनली कोई आपको हाथ नजर आया है? कोई इंटरनेशनल एजेंसी ये तो नहीं कहेगी कि ये धमाका हमने कराया है। हाई वैल्यू टारगेट्स के घर का सवाल है, जहाँ पे कि उनका घर है उसी के पास आपने देखा होगा कि पिकेट है और ये घर के करीब गाड़ी नहीं जा पाई है सिर्फ और सिर्फ उस पिकेट की वजह से। अगर ये पिकेट ना होता तो ये गाड़ी कहीं और जा सकती थी। उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह से वो अपने टारगेट पे कोई भी नहीं पहुँच सका। इसीलिए भी हमारा ख्याल ये है कि इसका टारगेट जो है वो पुलिस है। धमाका इतना शदीद था कि इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए और वहाँ खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा। धमाके से एक घर ज़्यादा मुतासिर हुआ जबकि दीगर घर भी मुतासिर हुए। जिस जगह धमाका हुआ उससे कुछ ही फासले पर कलअदम जमातुद दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद का घर है। वाक़े से पहले की एक CCTV फुटेज भी सामने आई है जिसमें एक शख्स को जाए वक़ुआ के करीब कार पार्क करके इससे उतरकर जाते देखा जा सकता है। हाफिज सईद मुख्तलिफ मुकदमात के तहत जेल में हैं। उन्हें 17 जुलाई 2019 को लाहौर से गुजरावाला जाते हुए गिरफ्तार किया गया था। 12 फरवरी 2020 को उन्हें लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर 11 साल कैद की सज़ा सुनाई, जबकि उस साल 19 नवंबर को 3 मुख्तलिफ इल्ज़ामात में मजमूई तौर पर 10.5 बरस कैद और 1,10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने सलामती काउंसिल की करारदाद 1267 के तहत हाफिज सईद पर असासों, बैरूनी सफ़र और असलहा रखने पर पाबंदी लगा रखी है, जबकि FATF ने भी हुकूमत पाकिस्तान से कलअदम तंजीमों के खिलाफ सख्त एक्शन को पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने से मशरूत कर रखा है। अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ लाहौर। अहमद फराज, इस वक्त तक क्या किसी नतीजे पर पहुंची है पुलिस? तहकीकात किस सिमत जा रही हैं? ये जो गाड़ी थी आप देख सकते हैं कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ है, ये जहाँ ये वाक़या पेश है, ये एक रिहायशी आबादी है। और अफसोस की बात यह है कि लाहौर में पीरूज़ फोर्स हैं, डॉल्फिन फोर्स हैं और सेफ सिटी कैमरे लगे हुए हैं कि उनके होते हुए भी ये गाड़ी वहाँ तक पहुँच गई। और ख़ास तौर पर पूरी ये कमर्शियल मुकाम है, कमर्शियल जगह है वहाँ पर, अकबर चौक, जौहर टाउन, और उसके साथ ही ये मुलिका है, ये जौहर टाउन का इलाका। और यहाँ से तकरीबन जो लाहौर का एंट्री पॉइंट है जिसे हम ठोकर न्याज बेग कहते हैं, वो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर है। यानी कि अगर ये गाड़ी वहाँ पर अपने टारगेट के लिए अगर ये शहर से बाहर से भी आई है तो 5 किलोमीटर का फासला है। और 5 किलोमीटर के फासले पर मुतअद्दिद मुकामात पर सेफ सिटी कैमरे लगे हुए हैं। ख़ास तौर पर ठोकर चौक में एक बहुत बड़ा नाका होता है और किसी ने भी इस गाड़ी को चेक करने की जहमत गवारा नहीं की। और अब तक की इतलात के मुताबिक इस गाड़ी का कुछ इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये गाड़ी जो थी ये 2 साल कबल हाफिजाबाद के एक मालिक ने इसको बेच दिया था और ये ओपन लेटर पर चलाई जा रही थी। और ओपन लेटर पर चलने के बाद ये गाड़ी जिसने भी खरीदी, जिसके पास भी आई, जिस ग्रुप ने भी ये खरीदी, उन्होंने उसको अपने नाम नहीं करवाया और आज इसको इस मजमूम कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया गया। और ख़ास तौर पर CTD ने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हैं, जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं, उनके मुताबिक 30 किलो से ज़ायद बारूदी मवाद इस्तेमाल किया है। देखें, बारूदी मवाद तो यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन सवाल फिर वही जो आपने किया कि ये गाड़ी यहाँ तक कैसे पहुँची। और इसी के बारे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो है उनके पास कोई जवाब नहीं। IG पंजाब से भी जब ये सवाल किया गया आज कि ये गाड़ी यहाँ तक कैसे पहुँची तो वो भी इसका जवाब गोल कर गए। और यूँ अभी तक जो है इस वाक़े का मुकदमा तो दर्ज नहीं किया गया क्योंकि मुकदमा जो है वो CTD ने दर्ज करना है। मुकामी पुलिस जो है वो अब दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो मुकदमात वो दर्ज नहीं करती, ये CTD ने ही दर्ज करना है दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत। बहुत शुक्रिया अहमद फराज, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान शुमाली इलाकों पर अपना कंट्रोल बढ़ा रहे हैं और परसों अफगान सदर अशरफ गनी अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात करने जा रहे हैं, लेकिन अब तक अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई राब्ता नहीं किया है। और इसी दौरान भारत खामोशी के साथ तालिबान के साथ राब्ता कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अफगानिस्तान की हालिया कशीदगी में अफगान फोर्सेस की एक बड़ी तादाद ने तालिबान के सामने सरेंडर किया और अफगान फोर्सेस के कमज़ोर पड़ जाने से अफगानिस्तान में तालिबान मुखालिफ लिसानी गिरोह ने सर उठा लिया है और कई सूबों में ये गिरोह दोबारा मुनज़्ज़म हो गए हैं। खदशात पैदा हो रहे हैं कि अफगानिस्तान एक बार फिर 90 की दहाई की तरफ तवील मुद्दती खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। मगर सबसे
गैर मामूली बात यह है कि तालिबान के खिलाफ इन ग्रोहों को मुनज़्ज़म करने के लिए खुद अफगान हुकूमत किरदार अदा कर रही है। वाशिंगटन पोस्ट में शाया होने वाली खबर के मुताबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने रवां हफ्ते सोवियत और तालिबान मुखालिफ मलेशिया लीडरान से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि वो मुत्तहिद होकर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें। और रवां हफ्ते ही शुमाली इत्तेहाद के साबिक कमांडर और साबिक गवर्नर अता मोहम्मद नूर ने ट्वीट करते हुए साबिक सोवियत मुखालिफ ग्रोहों से मुतालबा किया कि वो तालिबान की जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद होकर रियासती फोर्सेस के साथ खड़े हो जाएं। साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ बनने वाली नॉर्दर्न अलायंस के साबिक लीडर और जंगजू मशा मसूद के भाई अहमद जिया मसूद ने भी बयान जारी किया कि तालिबान का अमन में कोई मुफाद नहीं है। वक्त आ गया है कि मुजाहिदीन मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा करें। मैं तमाम सियासी लीडरान से दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द अज जल्द एक मुश्तरका फौजी और सियासी कमेटी तश्कील दी जाए और लोगों को मुनज़्ज़म किया जाए। यानी अफगानिस्तान में फिर से लिसानी फसादात के खदशात ने जन्म ले लिया है। तालिबान के खिलाफ जो गिरोह 90 की दहाई में मुनज़्ज़म थे, अब वो दोबारा सर उठा रहे हैं और तालिबान मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से अफगान हुकूमत, पाकिस्तान, अमरीका और भारत आला सतही मुलाकातों और मुशावरत में मसरूफ़ हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक रोज़ा दौरे पर तुर्की पहुँचे, जहाँ उन्होंने तुर्क वज़ीर दिफा से मुलाकात की। इस मुलाकात में अफगान अमन अमल की हालिया पेशरफ समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ और पाकिस्तान के अफगान अमन अमल में मस्बत किरदार को सराहा गया। दूसरी तरफ अफगान सदर अशरफ गनी की परसों व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात को पाकिस्तान भी करीब से देख रहा है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का किरदार भी ज़ेर गौर आ सकता है। कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक इस मुलाकात से पहले ही पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत के साथ रब्ता किया और वाज़ेह किया कि अमरीकी सदर के साथ इस मुलाकात को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। खबर के मुताबिक पाकिस्तान को खदशा है कि अफगान हुकूमत के कुछ अनासिर किसी भी नाकामी पर पाकिस्तान को मोरिद इल्ज़ाम ठहराने के लिए इस मुलाकात को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इस अहम बहरान के दौरान भी अफगान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान एतमाद का फुकदान है और गैर मामूली तौर पर अब तक अमरीकी सदर जो बाइडेन ने भी सदारत संभालने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से रब्ता नहीं किया है। अफगान हुकूमत जब भी कोई वाक़या हो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने का मौका नहीं जाने देती है और अब जब अमरीकी सदर की मुलाकात हो रही है अफगान सदर से, तब भी खदशात हैं कि ज़्यादा पाकिस्तान की शिकायतों का मामला ना हो। कल अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी ट्वीट करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि यह सुनकर हैरानी हुई कि अमरीकी सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान से अब तक अफगानिस्तान और पाक अमरीका ताल्लुकात से मुताल्लिक रब्ता नहीं किया है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि हम ये कैसे तवक्को करें कि अफगानिस्तान से हमारी अफवाज की वापसी पाकिस्तान से ताउन किए बगैर मौसर साबित होगी। मेरे ख्याल में बाइडेन इंतज़ामिया का फ़ौज वापस बुलाने और पाकिस्तान के साथ राब्ते में ना रहने का फ़ैसला एक बड़ी तबाही का पेश खेमा है। जबकि इससे पहले अमरीकी मीडिया की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछा गया कि आपके अमरीकी सदर से बात हुई है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब दिया नहीं, जब भी उनके पास वक्त हो वो मुझसे बात कर सकते हैं। इसके बाद जब हमने कल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से सवाल किया कि क्यों अब तक अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म से रब्ता नहीं किया, तो उनका कहना था कि हमें कोई उजलत नहीं है। जो बाइडेन जब से सदर बने हैं उन्होंने मोदी से बात की, दीगर इत्तेहादियों से बात की, दौरा भी एक कर लिया, अब्दुल्ला और अशरफ गनी को बुला भी लिया मुलाकात के लिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अब तक बात नहीं की है, क्या कोई नाराज़ी है, क्या दूसरे मामलात हैं, क्या वजह है? नहीं, हम तो नहीं तासुर हम समझते कि नाराज़ हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आफादियत से और अहमियत से वो बिल्कुल नावाकिफ़ नहीं है। मैं समझता हूँ उनकी अपनी तरजीहात हो सकती हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी उजलत नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ जो है बड़ा वाज़े और गैर मुबहम तरीके से उन तक पहुँचा रहे हैं। और अब 2 दिन बाद अमरीकी सदर अफ़गान क़यादत से मिलेंगे। देखना होगा कि इसके बाद वो पाकिस्तानी सियासी क़यादत से कोई रब्ता करते हैं या नहीं। दूसरी तरफ इसी दौरान भारत भी मुतहर्रिक हो चुका है और खामोशी के साथ अफ़गान तालिबान के साथ रब्ता कर रहा है। यानी सालों से भारतीय हुकूमत अफ़गान तालिबान को तस्लीम करने से इनकारी थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान वक्फे से तालिबान के साथ भारतीय रब्तों की खबरें सामने आती रहीं और अब बराह रास्त कतर के हुक्काम ने इन बातों की तस्दीक करते हुए कहा है कि हाल ही में भारतीय वफ़द ने कतर में मौजूद अफ़गान तालिबान की सियासी लीडरशिप से खामोशी के साथ मुलाकात की है, क्योंकि अफ़गान तालिबान का अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल में अहम किरदार होगा। अब कतर की तरफ से ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने 2 दफ़ा कतर का दौरा किया और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस दौरान ही अफ़गान तालिबान के नुमाइंदों से मुलाकात की गई है। और भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि इन राब्तों के पीछे भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत दोवल हैं। यानी खित्ते के तमाम ममालिक अफ़गानिस्तान के मामले पर मुतहर्रिक हैं। अमरीकी इनखला जारी है और अब तक तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान
कोई सियासी हल नहीं निकला है और अब तालिबान मुखालिफ मलेशियाज भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। अफगान हुकूमत इस हवाले से खुद एक्टिव नजर आ रही है। समीउल्लाह यूसुफजई सीनियर सहाफ़ी और माहिर अफगान उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। समीउल्लाह यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सब इस वक्त जो मामलात नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ मलेशियाज भी इकट्ठे हो रहे हैं, खुद अफगान हुकूमत इस हवाले से बात कर रही है, क्या बहुत तेज़ी से खाना जंगी की ही तरफ खुदा न खास्ता अफगानिस्तान बढ़ता नजर आ रहा है? असल में पहले से एक खाना जंगी है, एक तरफ भी अफगान मर रहे हैं, दूसरी तरफ भी अफगान मर रही है, लेकिन थोड़ा सा वो सूरत हाल तब्दील हो गई। अब जो 9/11 से पहले जो तालिबान की हुकूमत थी उस वक्त उनके खिलाफ जो रेजिस्टेंट हो रहे थे, जिसको पाकिस्तान में शुमाली इतिहाद कहा जाता था, अब वही शुमाली इतिहाद के पुरानी जो ग्रुप्स है वो, जिसमें ज़्यादातर ताजिक, हज़ारा, उज़्बेक्स और दूसरे जो माइनॉरिटीज़ हैं, उन्होंने हथियार उठा दिए और हुकूमत ने भी एक किस्म का, क्योंकि हुकूमत को ज़रूरत है और हुकूमत ने भी उनको एक किस्म का इजाज़त दिया है, इसी वजह से उन्होंने शुमाली इतिहाद का जो एक बड़ा बंदा है उनको, बिस्मिल्लाह खान को, उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया और उन्होंने पहले बयान यही दिया कि अब कौम और अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज इकट्ठे तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे। उसके बाद अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में कल से जो पुरानी जो एक जहाजी ग्रुप्स थे, उनके लड़ाकू या उनके जो मिलिट्री लोग हैं वो जमा हो रहे हैं बड़ी बड़ी तादाद में। तो मेरे ख्याल में इसका माना यह है कि अब अगर तालिबान का ये ख्याल है कि वो अफगानिस्तान पर कब्जा करेंगे, आराम से करेंगे, वो तो मेरे ख्याल में गलत ख्याल है। अब इसके जो प्रॉक्सीज है, मसलन तुर्की बड़ा सपोर्ट करे जनरल दोस्तम को, ईरान शिया मजहब के लोगों को और हज़ारा को सपोर्ट करेंगे, दूसरी ग्रुप ताजिक को सपोर्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल में वही तरफ जा रही है ये सूरत हाल जिस तरह 9/11 से पहले तालिबान और दूसरे अफगानों के दरमियान था। सभी साहब, पाकिस्तान ने बड़ी वाज़ेह तौर पर बताया है कि वो नहीं चाहते कि कोई मुसल्ला टेक ओवर हो, अफगानिस्तान का एक इंक्लूसिव हुकूमत हो, अफगान अवाम की मर्ज़ी से वो हुकूमत हो। पाकिस्तान को ख़ुद को खाना जंगी से बड़े ख़तरात हैं अगर अफगानिस्तान में होती कि उसके साथ पाकिस्तान पर आएंगे। भारतीय वफ़द की तालिबान से मुलाकात होना कतर में, ये किस तरफ इशारा करता है? भारत का क्या इंटरेस्ट हो सकता है सारे मामले में? ज़ाहिर बात है, जितने अफगानिस्तान में जो स्टेक होल्डर्स है, इंडिया अहम स्टेक होल्डर है, वो भी चाहते हैं कि तालिबान के साथ उनके रवाबित रहे। कई मरतबा उन्होंने कोशिश की, लेकिन बिलाखिर उनके वज़ीर ख़ारिजा, इंडिया के वज़ीर ख़ारिजा कतर जाकर उन्होंने चुपके से एक मुलाकात कर दी है। तो इंडिया चाहते हैं कि पाकिस्तान पर भी प्रेशर डाला जाए इस मुलाकात से, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान भी नाखुश है, इसलिए कि तालिबान के दोबारा आने से सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो TTP को होगा। और इस वक्त में TTP के जो 90% जो अफगानिस्तान में उनके मिलिटेंट्स है वो तालिबान के ज़रिए असर इलाकों में है और पाकिस्तान के ख्वाहिश के बावजूद अफगान तालिबान ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की। तो मेरे ख्याल में अब वो चाहते हैं कि तालिबान के साथ उनके भी इंडिया की भी रवाबित रहे, लेकिन वो मोहताज जा रही है। लेकिन शायद मेरे ख्याल में अब उनको समझ आ रहे हैं कि तालिबान की वापसी अब तकरीबन एक नविश्ता दीवार है, तो उन्होंने भी ये बोल्ड कदम उठा दिया, दोहा जाकर तालिबान से मुलाकात। बहुत शुक्रिया समीर, आपकी गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे और फिर बात करेंगे 3 बहरान एक साथ आने का खदशा है और वजह हुकूमती बदइंतज़ामी है, वक्त पर फैसले ना करना। आपके सामने रखेंगे हकीकत एक ब्रेक के बाद। हुकूमत की बदइंतज़ामी और वक्त पर फैसले ना करने की वजह से मुल्क में एक साथ 3 बहरान जन्म ले रहे हैं और आवाम जो पहले ही गर्मी में लोड शेडिंग से परेशान है, उनकी परेशानी में इजाफा होने का खदशा है। और वो 3 बहरान हैं: इंपोर्टेड गैस यानी LNG की कमी का बहरान, लोकल गैस की कमी का बहरान और फर्नेस ऑयल की कमी का बहरान। और ये तीनों बहरान एक साथ आ रहे हैं। इसके नतीजे में सनतों को और बिजली तैयार करने वाली कंपनियों को गैस और फर्नेस ऑयल की फराहमी मुतासिर होने का खदशा है और लोड शेडिंग मजीद बढ़ने का खदशा है। खासतौर पर कि इलेक्ट्रिक ने तो हुकूमत को पहले ही खबरदार कर दिया है कि उन्हें गैस की फराहमी में कमी का बता दिया गया है। अगर गैस की फराहमी में कमी की गई तो कराची में 9 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग हो सकती है। और आज ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफे की शिकायत सामने आई हैं। साथ ही सनतों को गैस की फराहमी रोक दी गई है। आपको तफसील से बताएंगे कि कैसे मिसमैनेजमेंट के जरिए एक साथ 3 बहरान खड़े हो गए हैं। सबसे पहले LNG के मामले पर बात करते हैं। मुल्क में LNG के 2 फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट हैं। उनमें से एक
यूनिट एंग्रो के पास है, जहां लॉन्ग टर्म मुआहदों के तहत आने वाले LNG के कार्गो आते हैं। अब एंग्रो के मुताबिक जुलाई में उनके FSRU की सफाई होनी है। इस सफाई को ड्राई डॉकिंग कहते हैं। मुआहदे के तहत एंग्रो प्लांट की हर 5 साल बाद सफाई होनी है और कंपनी को सफाई के लिए 1 साल पहले हुकूमत को बताना होता है। इसलिए एंग्रो ने 2019 में हुकूमत को बताया कि वो मई 2020 में प्लांट की ड्राई डॉकिंग कर रहे हैं, मगर कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो सका। फिर 2021 में एंग्रो ने कोशिश की कि इस प्लांट की पोर्ट बिन कासिम पर ही मरहलावार सफाई कर ली जाए और उन्हें यूनिट बैरून मुल्क ना भेजना पड़े, मगर माहिरीन ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और वाजे किया कि यूनिट को सफाई के लिए बैरून मुल्क भेजना पड़ेगा। तो ये कहा गया कि एक बड़ा यूनिट बैरून मुल्क से आएगा और फिर एंग्रो का यूनिट सफाई के लिए जाएगा, मगर यूनिट्स की तब्दीली के अमल के दौरान 5 से 7 दिन तक गैस की फराहमी मुतासिर हो सकती है। एंग्रो के मुताबिक उन्होंने हुकूमत को इस सूरत हाल से आगाह कर दिया था, मगर अब मामला यह है कि जून और जुलाई के महीने में मुल्क में बिजली की तलब पीक पर होती है। अगर गैस की फराहमी मुतासिर होगी, 30 जून को अगर ये FSRU अवेलेबल नहीं होता तो हुकूमत को गैस के बजाय फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करनी पड़ेगी, जो हुकूमत को बहुत महंगी पड़ेगी। मई के महीने में भी फर्नेस ऑयल से बिजली 14 रुपये 30 पैसे फी यूनिट पड़ी है और LNG से बिजली 10 रुपये फी यूनिट पड़ी थी। इन दिनों आलमी मंडी में तेल की कीमतें ज़्यादा हैं, LNG की कीमतें भी ज़्यादा हैं, मगर उसमें भी अहम बात यह है कि सूरत हाल में फर्नेस ऑयल की मतलूबा मिकदार का इंतजाम नहीं किया गया। और आज जफर भुट्टा की खबर के मुताबिक FSRU की सफाई के अमल के दौरान $40 मिलियन यानी 6.5 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। साथ ही मुल्क में बिजली का बहरान अलग जन्म लेगा, जिससे नुकसान अलग होगा। इंडस्ट्री को गैस की फराहमी मुतासिर होगी, वो नुकसान अलग होगा। मगर अहम बात यह है कि इस दौरान सिंध में 2 गैस फील्ड्स भी बंद हैं, जिससे 200 से 250 MMCFD गैस की फराहमी पहले से मुतासिर है। यानी आने वाले चंद दिनों में अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर कोई कदम नहीं उठाया तो 850 MMCFD गैस की किल्लत हो जाएगी। इतनी गर्मी में यह किल्लत होगी। और सुई सदर गैस कंपनी पहले ही सनतों को गैस की फराहमी बंद कर चुकी है। सुई सदर गैस कंपनी ने इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस को खत लिखा है कि कंपनी को पहले ही गैस की किल्लत का सामना है और अब बड़ी गैस फील्ड कुन्नर पसाकी 21 दिन के लिए बंद होगी, जिससे सूरत हाल और ख़राब हो जाएगी और घरेलू सारिफीन जिन्हें तरजीह दी जाती है वो भी मुतासिर हो रहे हैं। इसलिए सूरत हाल से निमटने के लिए नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 22 जून से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए गैस की फराहमी बंद की जा रही है। यानी सिंध में इंडस्ट्री को गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई है और कब बहाल होगी ये भी पता नहीं है। और खदशा है कि घरेलू सारिफीन को भी गैस की फराहमी मुतासिर हो सकती है। गैस की फराहमी के साथ साथ बिजली की फराहमी भी मुतासिर होना शुरू हो गई है। आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग हुई। हाई लॉसेस एरियाज में 7.5 से 10 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग हो रही है और लोड शेडिंग में मजीद इजाफे का खदशा है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने खबरदार कर दिया है कि उन्हें गैस की फराहमी कम की जा रही है। इस हवाले से हमारे ज़राए के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने हुकूमत को गुज़िश्ता दिनों खत लिखकर हालात की संगीनी से आगाह किया है। कि इलेक्ट्रिक ने हुकूमत को बताया है कि हमें सुई सदन गैस कंपनी ने अभी बताया है कि गैस की फराहमी 150 MMCFD से कम करके 100 MMCFD कर दी जाएगी। हालांकि के इलेक्ट्रिक को गैस प्लांट्स चलाने के लिए 190 MMCFD गैस की ज़रूरत होती है। इसलिए जून जैसे महीने में गैस की फराहमी में कमी की गई तो के इलेक्ट्रिक के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो अपने 2 प्लांट्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दे, क्योंकि ये प्लांट्स गैस के अलावा किसी और फ्यूल पर नहीं चल सकते। सूरत हाल में होगा ये कि फर्नेस ऑयल की खपत 1100 मीट्रिक टन यौमिया से बढ़कर 4400 मीट्रिक टन तक हो जाएगी, जिसके नतीजे में 1 जुलाई से पहले हमारे फर्नेस ऑयल के ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे और बिन कासिम के फर्नेस ऑयल प्लांट के बंद होने का खतरा है। खत के मुताबिक इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल की फराहमी पहले ही कम की जा चुकी है और हमें बताया गया है कि जुलाई के पहले हफ्ते के आखिर तक फर्नेस ऑयल की फराहमी मामूल के मुताबिक आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमें अपना 120 मेगावाट का कंबाइंड साइकिल प्लांट डीजल पर चलाना पड़ेगा, मगर इसका सारिफीन और टैरिफ पर भारी मुआशी असर पड़ेगा, क्योंकि डीजल की खपत में 370 मीट्रिक टन का इजाफा हो जाएगा और इसका इस्तेमाल 500 मीट्रिक टन हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक पहले ही डीजल से बिजली पैदा कर रहा है और उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा और डीजल से 28 रुपये फी यूनिट तक की बिजली पड़ रही है। अब इससे सर्कुलर डेट में इजाफा नहीं होगा तो क्या होगा। इस वक्त 9 से 10 रुपये फी यूनिट बिजली पैदा करने के लिए LNG प्लांट्स मौजूद हैं, मगर 14.25 रुपये की फर्नेस ऑयल पर और 28 रुपये की डीजल पर बिजली पैदा की जा रही है। हमारे ज़राए से हमारे सामने PSO की तरफ से के इलेक्ट्रिक को लिखा गया खत भी आया है। जब के इलेक्ट्रिक ने PSO को फर्नेस ऑयल की डिमांड का बताया तो उन्होंने वादे कर दिया कि मतलूबा मिकदार में फर्नेस ऑयल की फराहमी मुश्किल हो सकती है। यानी मुल्क में LNG, लोकल गैस और फर्नेस ऑयल तीनों की किल्लत का एक साथ सामना है। अब PSO की तरफ से फर्नेस ऑयल की दरामद के लिए फौरी टेंडर करने की इतलात है। एक तो फर्नेस ऑयल पहले ही महंगा है और इतनी इमरजेंसी में ज़्यादा प्रीमियम पर मिलने का खदशा है और फिर उससे इंतहाई महंगी बिजली पैदा होगी, जिससे हर तरह से मुल्क का
अरबों रुपए का नुकसान होगा। इसलिए हुकूमत से सवाल है कि क्यों बदइंतजामी से एक साथ ये क्राइसिस पैदा किया गया। अगर एंग्रो के FSRU की ड्राई डॉकिंग होनी थी तो लोकल गैस फील्ड्स की मेंटेनेंस को आगे क्यों नहीं कर दिया गया? दूसरे LNG टर्मिनल पर ज़्यादा कार्गोस क्यों ऑर्डर नहीं कर दिए गए? क्योंकि मई के महीने के लिए 4, जून के लिए 3, जुलाई के लिए फिर 4 और अगस्त के लिए स्पॉट पर 5 कार्गो टेंडर्स किए गए। अहम बात यह है कि सितंबर के लिए भी 5 कार्गोस का इश्तिहार दे दिया गया है और अक्टूबर में गर्मियां कम होने पर 3 कार्गोस का इश्तिहार दिया गया है। पिछले साल हम हुकूमत से बार बार कहते रहे कि 1 महीने पहले ऑर्डर करके आपने देर की है, 4-5 माह पहले ऑर्डर कर लेते तो सस्ती LNG मिल जाती और मुल्क में बहरान ना आता। मगर हुकूमत बार बार जवाब देती रही कि ये मुमकिन नहीं होता है। LNG कोई गाजर मूली नहीं है। मगर अब हुकूमत 5 महीने बाद तक के टेंडर्स पहले ही कर रही है। जून में अक्टूबर के लिए बिड्स मांग रही है मगर जुलाई के लिए फिर हुकूमत ने देर से 2 जून को टेंडर खोला था। तो कीमतें 8 से 9 जुलाई के लिए $11.60 और 12 से 13 जुलाई के लिए $11.6 पर मिली, यानी तकरीबन 17% का स्लोप आया। तो हुकूमत ने फ़ौरन दोबारा टेंडर किया और जब 8 जून को बिड्स खोली तो 8 से 9 जुलाई के लिए कोई सप्लायर नहीं मिला और 12 से 13 जुलाई के लिए पहले $11.60 का रेट मिला था और दोबारा टेंडर करने पर $12.60 का रेट मिला, यानी और महंगी LNG मिल रही थी। टर्मिनल मौजूद है, LNG के प्लांट्स मौजूद हैं, मगर हुकूमत फिर माजी की गलतियां दोहरा रही है। मई के महीने में 771 मेगावाट बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा की है, जबकि गुज़िश्ता साल मई में सिर्फ 130 मेगावाट की थी। इस साल के 11 माह में हुकूमत पिछले साल के 11 माह के मुकाबले में 44% ज़्यादा बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा कर चुकी है। जब सस्ती बिजली के कारखानों को फारिग रखा जाएगा और महंगे फर्नेस ऑयल के प्लांट्स को चलाया जाएगा तो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ क्यों नहीं बढ़ेगा, सर्कुलर डेट क्यों नहीं बढ़ेगा और IMF की तरफ से बिजली की कीमतों में इजाफे का दबाव क्यों नहीं बढ़ेगा? वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने पावर प्लांट्स तो लगा दिए मगर गैस का इंतज़ाम नहीं किया। गैस का देखें ना, इस वक्त हमारे पास कई गैस के प्लांट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन गैस हमारे पास उनको देने के लिए सबको नहीं है। तो ये माजी के जो हुक्मरान थे उनकी प्लानिंग का फुकदान है कि इतने गैस के प्लांट्स लगा दिए और उनको किराया भी देते हैं, बिजली हम लें या ना लें, लेकिन मुल्क में इतनी गैस ही नहीं कि उन सारों को एक टाइम पे चलाया जा सके। दिलचस्प बात है कि हुकूमत गर्मियों में ये मौक़िफ़ दे रही है कि प्लांट्स मौजूद हैं, गैस नहीं है, मगर जब सर्दियों में गैस की कमी और नए टर्मिनल ना लगाने पर हम सवाल उठा रहे थे तो हुकूमत जवाब दे रही थी कि साल में 6 हफ्ते से 3 माह के लिए गैस ज़्यादा चाहिए होती है, बाकी साल में तो हम टर्मिनल पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। कल सर्दियों के हमें सिर्फ 6 हफ्ते ज्यादा गैस चाहिए होती है। अगर सर्दियों के 6 हफ्ते के लिए हम 800 जो MMCFD का मुआहदा 3.37 में नून ने किया है, अगर हम सिर्फ सर्दियों के 6 हफ्ते के लिए उस 800 के ऊपर मुआहदा कर लें कोई, तो फिर वो गैस कहां रखें? क्योंकि हमें तो सारा साल उस गैस की जरूरत नहीं होती, हमारी तो वो 800 में पूरी हो जाती। 6 हफ्ते सिर्फ पाकिस्तान गैस ज्यादा इस्तेमाल करता है। हमारे मुल्क में 6 हफ्ते पूरे साल के 54 हफ्तों में से सिर्फ 6 हफ्ते हमें ज्यादा गैस चाहिए होती है। आज हम्माद अज़हर साहब कह रहे हैं कि पावर प्लांट्स की तरफ से गैस की डिमांड है मगर गैस नहीं है। मगर जब हम पिछले साल ये सवाल उठा रहे थे कि टर्मिनल महज 60% की कैपेसिटी पर चल रहा है, कि इलेक्ट्रिक LNG मांग रहा है, मुल्क में LNG के प्लांट्स पूरे नहीं चल रहे हैं, फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा हो रही है, नेपरा मेरिट ऑर्डर के खिलाफ वर्जी पर सवाल उठा रहा है, पाकिस्तान का सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, इंतहाई सस्ती LNG होने के बावजूद क्यों LNG नहीं मंगवा रहे? तो नदीम बाबर कह रहे थे कि गैस मंगवा कर क्या हवा में छोड़ूं जब डिमांड ही नहीं। अगर मैं फालतू LNG ले आऊं तो मैं उन 1/3 महीनों में क्या करूं उस LNG का? मैं उसको हवा में छोड़ूं? पिछले साल कहा कि नून लीग ने गैस का ज़्यादा इंतजाम कर दिया मगर पावर सेक्टर की तरफ से इतनी डिमांड नहीं है। इस साल कह रहे हैं कि नून लीग ने पावर सेक्टर में ज़्यादा कारखाने लगा दिए मगर उतनी गैस की सप्लाई नहीं है। साथ ही हम्माद अज़हर साहब ने कह दिया कि 1200 MMCFD की फुल कैपेसिटी पर टर्मिनल चला रहे हैं, इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। आज हम LNG पूरी 1200 BTU जो है वो हमारी लाइंस के अंदर फुल कैपेसिटी से भी ज़्यादा पे हम सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं, वो हमारी लाइंस ले नहीं सकती। गुज़िश्ता बरस मुसलसल टर्मिनल पर इजाफी कैपेसिटी का सवाल उठाते रहे। फिर नदीम बाबर साहब ने आवाम को बताया कि 17 किलोमीटर की कराची में पाइपलाइन बिछा ली है, अब 1200 की जगह 1400 MMCFD की कैपेसिटी है जो हम 2 टर्मिनल से मंगवा सकते हैं। हमारे टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनानी थी वो मुकम्मल हो गई होगी। खुशी महसूस करता हूँ आप सबको बताते हुए कि 2 दिन पहले हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया है। 2 दिन पहले चालू कर दिया से 24 दिसंबर जी 24 को हमने कंप्लीट किया, 25-26 को हमने टेस्ट किया, अब ये लाइन तैयार है।
खुद कहा था नदीम बाबर साहब ने कि 1400 MMCFD की लाइन तैयार है, अब कैपेसिटी है, मगर अब हमादा साहब कह रहे हैं कि 1200 MMCFD की ही गुंजाइश है। अब गैस की कमी की शिकायत गुज़िश्ता हुकूमत पर डाली जा रही है, मगर हुकूमत की तरफ से एक और टर्मिनल लगाने के हवाले से नदीम बाबर कुछ माह पहले क्या फरमा रहे थे, सुनिए। बात यह है कि अगर हमने सारे साल में 2 महीने को केटर करने के लिए एक नया टर्मिनल लगाना है जिसके 10 महीने फ्री रख के उसके पैसे देते रहें और सिर्फ 2 महीने इस्तेमाल करें, इसकी इकोनॉमिक सेंस नहीं बनती, क्योंकि ये सारी कॉस्ट, इसका सारा खर्चा आवाम पे आएगा। गुज़िश्ता हुकूमत ने 1000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बिछा दी, 2 टर्मिनल लगा दिए, उससे बिजली पैदा करने के कारखाने लगा दिए, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक टर्मिनल नहीं लगा पाई है। प्राइवेट सेक्टर के जरिए LNG टर्मिनल लगाने का दावा किया, वो भी पूरा नहीं कर पाई है। और गुज़िश्ता बरस हम बार बार आवाम के सामने हकाइक रखते रहे कि कैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत LNG की डिमांड होने के बावजूद भी LNG के बजाय फर्नेस ऑयल पर प्लांट चलाकर और भी LNG देर से ऑर्डर करने की वजह से महंगी खरीद कर 122 अरब रुपए का नुकसान कर चुकी है। और इस साल फिर बद इंतजामी और वक्त पर फैसले ना करके अरबों रुपए का नुकसान किया जा रहा है। और ये ना पिछले साल पहली दफ़ा हुआ था, ना इस साल पहली दफ़ा हो रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर साल में एक नए तरीके से कभी गैस का, कभी बिजली का बहरान पैदा करती है। गैस के टर्मिनल और बिजली के कारखाने गुज़िश्ता हुकूमत ने लगा दिए थे, मगर कभी गैस लाना भूल जाते हैं, कभी डिमांड बताना भूल जाते हैं। 2018 में गैस मंगवाना भूल गए थे और जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी थी। आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में कहा कि 3 महीने पहले इन गैस कंपनीज को बताना होता है कि LNG इंपोर्ट करनी है ताकि ये इंपोर्ट कर सके, सुई नॉर्थ PSO से कोऑर्डिनेट कर सके। अब आप बता रहे हैं कि आपने 28 नवंबर को एक मीटिंग की, 7 दिसंबर को एक मीटिंग की। जब आपको खुद को 28 नवंबर को ख्याल आया है तो सुई नॉर्थ के MD को कैसे ख्याल आ जाता कि वो इंपोर्ट कर ले, जब आपने मीटिंग 28 नवंबर को की है और फर्म डिमांड बताइए। क्या ये MDs की जिम्मेदारी नहीं थी? पिछले सेक्रेटरी की जिम्मेदारी नहीं थी? पिछली CCOE की जिम्मेदारी नहीं थी? पिछले मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी नहीं थी? पिछली हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं थी? जो काम आज हम कर रहे हैं 3 महीने तो आपकी हुकूमत को हुए ना, आपने कहा 3 महीने पहले बताना पड़ता है, तो आपकी हुकूमत को 5 महीने हो गए तो आपको बताना था ना। को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि 20 दिसंबर से पहले भी पावर डिवीजन ने SNGPL के MD को अपनी एग्जैक्ट डिमांड नहीं बताई थी। एक पूरा शिपमेंट आ रहा था जो उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, फिर अचानक पावर डिवीजन ने कहा कि हमारी डिमांड है, फिर 6 दिन के अंदर अंदर एक नया शिपमेंट अरेंज करना पड़ा। ये सारा आपकी कंपनी के आने के बाद हो रहा था। टर्मिनल अगर बंद, अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मुझसे पूछना चाह रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने नहीं देखा, 28 नवंबर को आपको जाके ख्याल आया कि सर्दियां आ रही हैं, बहुत शॉर्टेज हो जाएगी, पावर डिवीजन ने आपको नहीं बताया, आप और उमर अयूब साहब मिलकर नहीं बैठे, आपने सब स्टेक होल्डर्स को मिलकर नहीं बिठाया। मुझे टर्मिनल के बारे में क्यों नहीं बताया? जिम्मेदारी किन लोगों की थी? बहरान आता है, वजीर बदल दिया जाता है, बहरान फिर नई शक्ल में आता है और हर वजीर या मुशीर नए तरीके से गुज़िश्ता हुकूमत पर जिम्मेदारी डाल देता है। हमने इस पर बात करने के लिए हमाद अजहर साहब को, ताबिश गौर साहब को, दोनों को दावत दी, वो नहीं आए। कराची में जो गैस का बहरान पैदा हो रहा है, हमारे साथ मौजूद है कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर सलीमुज़्ज़मा साहब। सलीमुज़्ज़मा साहब बहुत शुक्रिया। सलीमुज़्ज़मा साहब, इंडस्ट्री को बता दिया गया है, ज़रा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को नहीं, मगर जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, क्या इस वक्त इंडस्ट्री देख रही है, किस तरह देख रही है इस मामले को? जी थैंक यू शाहजेब। देखिए, जो इस वक्त गैस की पोजीशन है वो पिछले 2 हफ्ते से इंतहाई खतरनाक है और इंतहाई खराब चल रही है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रेशर 0.5 PSI से लेकर 2 PSI के बीच में वेरी कर रहा है, जिस पे इंडस्ट्री को ऑपरेट करना नामुमकिन है। मुख्तलिफ जगहों पे गैस की किल्लत ऑलरेडी चल रही थी, जिसके हवाले से हम सुई गैस अकाउंट को बार बार उनसे राब्ते में थे और बार बार उनसे एक्सचेंज कर रहे थे। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन कल जो नोटिफिकेशन आया है, जिसके बाद उन्होंने कह दिया कि जो नॉन एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है वो तो टोटली अपनी कंजम्पशन को खत्म कर दे, और उसके अलावा जो वो इंडस्ट्री जो कि पावर जनरेशन के लिए गैस को इस्तेमाल कर रही है वो भी 50% कर्टेल करें। देखिए, ये जो फैसला ये तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कराची की इंडस्ट्री का एक माशी कत्लेआम करने की एक खुली साजिश है। और इनके पास अगर गैस की शॉर्टेज थी, आज हमारी मीटिंग हुई सुई गैस के हुकाम से और आज हमारी बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हुई, इसके अंदर उन्होंने बताया कि उनके पास गैस की शॉर्टेज है और जो गैस है, जो पहले पंजाब को भी गैस कम जा रही थी, अब वो पंजाब की नीड वहाँ पे ज्यादा हो गई तो उन्होंने ज्यादा गैस भेजना शुरू की। इसके अलावा जो उनकी एक KPD करके एक फील्ड है वो इस वक्त शटडाउन पे चली गई है, तो 177 MMCFD इनके पास वहां से कट डाउन हो गया। तो अगर मुल्क में गैस की शॉर्टेज हुई है तो ये सिर्फ कराची की इंडस्ट्री को कट डाउन क्यों किया जा रहा है, कराची की इंडस्ट्री को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? तो ये सरासर एक कराची के साथ नाइंसाफी है, कराची के साथ ज्यादती है। अगर आपके पास गैस की शॉर्टेज हुई थी तो आप उसको पूरे मुल्क पे डिवाइड करें, ताकि पूरे मुल्क के अंदर थोड़ी सी शॉर्टेज हो, सारी इंडस्ट्री चल जाएगी, बेयर कर जाएगा। लेकिन अगर आप सारा का सारा गैस शॉर्टेज कराची डाल देंगे, कराची की इंडस्ट्री सस्टेन करने की
मगर जब ये सिंध में 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछी तो आप लोगों से वादा किया गया था ना कि इसको एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर वैसे तो 1200 किलोमीटर की 1200 MMCFD की पाइपलाइन की कैपेसिटी है, मगर यहाँ कराची में आपको मिल जाएगा और आगे से जो आपकी गैस है वो नॉर्थ में सप्लाई हो जाए। फिर उसका क्या हुआ? वादा किया गया था आप लोगों से LNG के हवाले से? देखिए, हमसे वादा किया गया था और हमें ये बताया गया था कि एक पैच है जो उसका कंप्लीट होना रह गया है गैस के पाइपलाइन का, वो पैच फिर बताया गया कि वो कंप्लीट हो गया, इसके अंदर RLNG जो है वो उसके बाद सिस्टम में इंजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, इस पे गैस की देखिए यहाँ पे स्वैपिंग होती है, क्योंकि तो सिंध की गैस फील्ड से गैस निकल रही होती है, उसके लोग अपकंट्री दे देते हैं और उसके बदले की जो RLNG होती है वो यहाँ पे सिस्टम में इंजेक्ट की जाती है, जो कि कराची को सप्लाई की जाती है, विच इज द लॉजिकल थिंग कि ठीक है, सही है, गैस यहाँ पे होती है तो पोर्ट से डायरेक्टली इंडस्ट्री को दे दी जाती है। लेकिन ये गैस अगर 200 MMCFD एक्सेस गैस पोर्ट पे अवेलेबल थी और वो सिस्टम में आप इंजेक्ट करते थे तो कराची को आज ये किल्लत का सामना करना ही नहीं पड़ता। इससे इस बात में क्लैरिटी आती है, इससे इस बात की एक तरह से रीअश्योरेंस होती है कि जो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने गैस LNG ऑर्डर नहीं की और LNG ऑर्डर ना करने की वजह से आपके पास गैस की शॉर्टेज हुई है, तो वी बिलीव कि ये शायद यही रीजन है कि सिस्टम मौजूद होने के बावजूद गैस नहीं ऑर्डर की और गैस नहीं आई और आज कराची को काम करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया। इंडस्ट्री शिकायत कर रही है और आवाम के लिए भी मुश्किलात मजीद आ सकती हैं। उम्मीद करते हैं हुकूमत इसका कोई दरमियानी हल निकाल ले। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में उनके केसेस से मुतालिक अपीलों का मुस्तकबिल क्या होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम कानूनी नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की नैब रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने अल अजीजिया स्टील मिल्स, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंसेस में अपीलों पर समाअत की। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में अपीलों को कैसे सुना जाए? अदालत ने इस नुक्ते पर नैब प्रोसिक्यूशन और आजम नज़ीर तारड़ एडवोकेट से मुआवनत और अदालती नज़ीरें तलब कर रखी थी। अदालती मुआविन आजम नज़ीर तारड़ ने दलाइल देते हुए कहा कि जैसे ट्रायल गैर मौजूदगी में नहीं चल सकता, इसी तरह अपील पर भी समाअत नहीं हो सकती। जैसे आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि तारड़ साहिब, आप अपील कुनंदा के वकील नहीं, अदालती मुआविन हैं। इस पर आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि मैं मुतबादल दलाइल दूंगा। अदालत अपीलों पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दे या फिर अदम पैरवी पर खारिज कर दे। गैर हाजिर शख्स का मुकदमा मेरिट पर तय कर दिया जाए तो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचता है। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इसके बाद भी अपील में जाने का फोरम मौजूद है। इसके बाद एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जहांजे बरवाना ने अदालती फैसलों के हवाले पेश करते हुए दलाइल दिए कि जो अदालती नज़ीरें पेश की गई वो गैर मौजूदगी में ट्रायल से मुताल्लिक हैं या मामला मुख्तलिफ है। ट्रायल नवाज शरीफ की मौजूदगी में हुआ। नवाज शरीफ के एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस की दोनों अपीलें खारिज की जाएं। आज की समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। ताहम फैसला कब सुनाया जाएगा, इस हवाले से अदालत ने कोई तारीख नहीं दी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।